हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लाइव वीडियो नहीं ले पाया, वो इसलिए क्योंकि लाइट भी नहीं थी और मैं ज़्यादातर वीडियो क्लासेस ऐसे ही आपके लिए करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 जो पेपर हिंदी का मॉडल पेपर होने वाला है, इसके PYQs और MCQs क्वेश्चंस आज हम करेंगे। आज की इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 जो चैप्टर है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैनल का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले हम अपने कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल के आइकन का। एक मिनट, इतना पतला, हाँ इतना पतला सही है। तो हमने कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि शुक्ल युग जो है उसकी समय सीमा क्या है। तो शुक्ल युग की समय सीमा है वो होने वाली है हमारी सन 1900 से 1938 तक। सॉरी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल युग का नामकरण जो है वो किसके नाम पर पड़ा था। तो वो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनके नाम पर इसका नामकरण पड़ा था। और शुक्ल युग के बाद आता है दूसरा युग, वो युग 1900 जो यहाँ पे 47 ना होकर के यहाँ पर अब तक होगा, यहाँ पर जो अब तक लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है। तो शुक्लोत्तर युग को हम प्रेमचंद्रोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें से बताइए हमारे प्रमुख कहानीकार कौन होंगे। तो किशोरी लाल नहीं होंगे, ये एक कहानीकार नहीं, एक निबंधकार हैं। और फिर दूसरी तरफ हमारे ये प्रेमचंद्र, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा जैनेंद्र कुमार, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जैनेंद्र कुमार होगा। तो इसके बाद हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि हमारी क्या है, एक निबंध है। हमसे पूछा जाता है कि ये किस विधा की रचना है। तो ये हमारे पास एक निबंध है और इसके लेखक कौन है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है कि पंच परमेश्वर, यानी कि ये क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो बताइए फटाफट आप। पंच परमेश्वर के लेखक हमारे पास, इन सभी का मैं PDF भी आपके पास भेज दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो हैं इसके लेखक हमारे पास कौन होने वाले हैं। तो पंच परमेश्वर के लेखक हमारे पास, तो पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद होंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंसू के रचनाकार कौन है। आंसू एक क्या है, आंसू यहाँ से क्वेश्चन है कि आंसू क्या है। एक आंसू एक विधा है और इसके लेखक कौन है। ये जयशंकर प्रसाद हैं, ना कि सुमित्रा नंदन पंत, ना ही सूर्यकांत और ना ही महादेव वर्मा। इसका राइट आंसर हमारा जयशंकर प्रसाद होगा। फिर ये क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो ये हमारे छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। तो ये भी है कि छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन है। तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि लहरों के राजहंस की रचना है, मतलब किस विधा की रचना है। तो लहरों के राजहंस क्या है, एक ना कहानी है ना उपन्यास है, ये हमारे पास एक क्या है, नाटक। और इसके लेखक कौन है। हमसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जो लहरों के राजहंस हैं उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं मोहन राकेश। और ये लहरों के राजहंस किसके जीवन के ऊपर लिखी गई है। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर लिखी हुई है।
फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अथाह सागर के लेखक कौन है। तो अथाह सागर के लेखक हमारे पास कौन है? संपूर्णानंद। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होने वाला है कि कलम के सिपाही के लेखक की जीवनी है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए फटाफट। तो कलम के सिपाही की किस लेखक हैं, ये मैंने पहले ही टिक कर दिया है। ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की और एक रचना है जो कि बहुत पूछी जाती है, वो है अमृतसराय। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित है। तो ये हमारा ना नाटक होगा ना ही निबंध होगा। ये हमारा क्या है? एक आत्मकथा है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन। और इनकी एक और विधा है हमारे पास, वो क्या है शायद मुझे याद नहीं आ रही है, अभी याद करके आपको बताता हूँ। वो है हमारी क्या भूलूं क्या याद करूँ। इनकी एक और बहुत पूछी जाने वाली है, क्या भूलूं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये कलम चल नहीं पा रहा है ठीक से। आप याद रखना कि इनकी हमारे पास एक और रचना है हरिवंश राय बच्चन की, वो है क्या भूलूं क्या याद करूँ। आपको पता है कि इनके बेटे का क्या नाम है? इनके बेटे का नाम है अमिताभ बच्चन, जो कि हाल ही में जिंदा हैं और बहुत ही अमीर हैं। वो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेहूं और गुलाब की रचना है। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? वो है हमारे पास राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अब यहाँ पे हमने लगभग 10 से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप बताइए आपने इनमें से कितने क्वेश्चन कर लिए? यानी कि 15 क्वेश्चन टोटल हमने कर लिए हैं। फिर इसके बाद हमारा ये अगला क्वेश्चन है कि पद्य साहित्य के हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें है हमारे पास रीतिकाल की समय सीमा क्या है। अभी मैंने आपको पीछे बताया 1643 से 1843 तक। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो बताइए हम फटाफट, कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी हमारे पास छायावाद युग की रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि साकेत किस विधा की रचना है। साकेत क्वेश्चन है कि साकेत किस कवि की रचना है। साकेत किस कवि की रचना है? वो हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, ना ही सुमित्रा पंत जी की है। ये हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की होने वाली है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि प्रिय प्रवास किस युग का काव्य ग्रंथ है। तो ये द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक थी? हाँ बताइए फटाफट, ये कमेंट करके। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये कमेंट में बताना है। जो बताएगा मैं उसका नाम लूँगा। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो प्रिय प्रवास हमारी द्विवेदी युग की रचना है। और द्विवेदी युग में कौन से प्रिय प्रवास, ये किसकी रचना है पूछी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो यानी इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। तो सिद्ध सामंत क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो वो हमारा राहुल संकेतायन जो जी हैं, उन्होंने कहा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे आदिकाल है, यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध वगैरह रहते थे, तो इसलिए इनको सिद्ध सामंत काल राहुल संकेतन जी ने कहा। फिर इसके बाद आया चारण काल। चारण काल किसने कहा? तो वो हमारे पास राम कुमार वर्मा जी जो हैं उन्होंने कहा। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। क्योंकि आदिकाल में वीरों की गाथा का वर्णन किया गया है, इसलिए इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। तो यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन के द्वारा 3 क्वेश्चनों का निर्माण हो गया। फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो आपको बतानी है फटाफट, छायावाद युग की हमारी मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पे हम लगभग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लगभग आज की इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है हम आज वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे अब 18वां क्वेश्चन होने वाला है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? यथार्थ चित्रण, इतावृत्तात्मक,
प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का सजीव वर्णन। तो आप बताइए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्रकृति के मानवीकरण। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति यानी जो नेचर है उसमें मानवीकरण यानी कि मानव का चरित्र चित्रण किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो लिखा हुआ है वो उसको किसके द्वारा लिखा गया है? वो हमारे पास सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये किस भाषा में है? तो उसका आंसर है हमारे पास ब्रजभाषा। हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हुए कि सूरसागर किसकी रचना है? वो सूरदास की है। किस भाषा में लिखी गई है? वो ब्रजभाषा में है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिकाल हमारे पास रीतिकाल की हमारे पास 3 काव्य धाराएँ थीं कुल। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कल मैं लाइव क्लास लूँगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। तो 3 काव्य धाराएँ थीं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध में हमारे पास बिहारी आए थे, इनकी एक रचना है बिहारी सतसही, जो आगे मैंने लिख दी है। और रीति मुक्त में कौन कौन आते थे? रीति मुक्त में आते थे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और रीतिबद्ध कवियों में हमारे पास आते थे मतीराम, देव, भिखारी दास। ये 3 लोग हमारे पास रीतिबद्ध में आते थे। तो आई होप आपको ये तीनों काव्य धाराएँ समझ में आई होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 20वां क्वेश्चन होने वाला है कि तार सप्तमक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक, यहाँ से भी हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे। आज की इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। अब यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तमक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो हमारे पास 1943 है। और पूछा जाए कि तार सप्तमक के रचनाकार कौन है? तो वो अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद घनानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहाँ पे आगे घनानंद लिखा हुआ होना चाहिए, बट यहाँ पे घनानंद नहीं लिखा है। तो इसका हमारा तो तार सप्तमक के रचनाकार क्या है, कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का ये पूरा नाम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।